कल हम लोग एंजॉय कर रहे थे संसार मोह और एक मधुराष्टकम पढ़े थे। संसार मोह में मैंने प्रहलाद किनके भक्त रहते हैं? नरसिंह भगवान को। उसमें ये हम सीखते हैं कि स्वर्ग जाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई नहीं है। स्वर्ग जाना तो सभी चाहते हैं और लेकिन जल्दीबाजी में जो है कोई नहीं है। आप इधर भी चल थोड़ा सा, बस जल्दीबाजी कोई कहाँ जाना चाहते हैं सर, लेकिन जल्दीबाजी में कोई नहीं है। मधुराष्टकम में किनकी स्तुति है? वेरी गुड। और इसमें जो है नरसिंह भगवान अपने प्रहलाद से स्वर्ग जाने की बात करते हैं। प्रहलाद कहते हैं कि सब जाना चाहते हैं, हम क्यों अकेले, सबको छोड़कर हम अकेला मुक्ति प्राप्त होना नहीं चाहते। हम चाहते हैं प्रभु कि हम सबको लेकर जाएं, हम सबको लेकर चलें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। सभी जीव जंतु अपने परिवार के पालन पोषण करने में की रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, लगे रहते हैं, जा नहीं पाते। संसार में पढ़े थे हम लोग, हिंदी में पढ़ रहे थे काव्य खंड में। हाँ, हिंदी के काव्य खंड में था पढ़ना हम लोग को। अति सुधो स्नेह को मारक, क्या स्टार पॉइंट लिखा है आप लोग को? अति सुधो, एक कविता हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था अति सुधो स्नेह को मारक। हम लोग पढ़ रहे थे अति सुधो स्नेह को मारग है, ठीक, ब्रज भाषा की कविता है। और एक कविता क्या था? मोह अस्वनाही लय बरसो, लय बरसो। देखिए बाबू, इसका मीन्स हो गया, मतलब हो गया कि अति सुधो स्नेह को मारा गया। प्रेम का रास्ता बहुत ही आसान है। अब मोह अस्वनाही लय बरसो, इसका मतलब हो गया कि मेरे आंसुओं को लेकर बरस जाए। जो किनके द्वारा लिखा गया था? जी हाँ, घनानंद के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? ये जो लिखा, ए लड़का आदमी है ना, जानवर बना देंगे तब, भटका जरी सुख भी। तो ये घनानंद के द्वारा लिखा गया था, ठीक। स्टार पॉइंट लिख लिए थे, थोड़ा बोलेंगे। ये कौन भाषा की कविता है? ब्रज भाषा। किस का ये जो है घनानंद लिखे? घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद किस काल के कवि हैं? जा गेट खोलिए ना। घनानंद किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। कौन? हाँ, ये ब्रज भाषा के इस्तेमाल किए हैं। तुम लोग कहाँ से आते को? टाइम टेबल नहीं पता है रे? रीति काल के हैं, है ना जी। और ये किससे प्रेम करते थे? किनके हम मुंशी थे? मोहम्मद सर। रंगीले कैसा स्वभाव का था? इसलिए असर पड़ जाता है इनको, सुजान से प्रेम हो जाता है, उससे बिछड़न हो जाता है। सुजान नर्तकी थी, उससे बिछड़न हो करके लिख देते हैं सुजान सागर बिरह लीला रसकेली बल्ली, आदि रचनाएं भी कर देते हैं। और नादिर शाह के सैनिक इनकी हत्या 1700 कितना ईस्वी में कर देता है? 39 ईस्वी में। कोई दिक्कत? स्टार पॉइंट लिखा दिए हैं। अब इसका अर्थ लिखाते हैं। अति सुधो स्नेह को मारग है, लिखिए पहला का अर्थ। प्रेम का रास्ता बहुत ही आसान है, कौमा। प्रेम का रास्ता बहुत ही आसान है। सब कॉपी करते हैं ना? प्रेम का रास्ता बहुत ही आसान है। प्रेम का रास्ता बहुत ही आसान है, कौमा। इस रास्ते पर प्रेम का रास्ता बहुत ही आसान है। इस रास्ते पर चतुराई की, इस रास्ते पर चतुराई की टेढ़ी चाल, इस रास्ते पर चतुराई की टेढ़ी चाल नहीं चली जा सकती है। इस रास्ते पर चतुराई की टेढ़ी चाल नहीं चली जा सकती है। पूर्ण विराम। नहीं चली जा सकती है। पूर्ण दिए। इस रास्ते पर सच्चाई भी झुक के, इस रास्ते पर सच्चाई भी झुक के चलती है। इस रास्ते पर सच्चाई भी झुक के चलती है, कौमा। जो कपटी रहता है,
जो कपटी रहता है वह इस रास्ते पर, जो कपटी रहता हुआ इस रास्ते पर, जो कपटी रहता हुआ इस रास्ते पर चल नहीं पाता है। पूर्ण विराम। जो कपटी रहता है इस रास्ते पर चल नहीं पाता है। पूर्ण दिए। घानंद प्यारे सज्जनों से, घनानंद प्यारे सज्जनों से कहते हैं कि, घानंद प्यारे सज्जनों से कहते हैं कि, घानंद प्यारे सज्जनों से कहते हैं कि प्रेम के, घानंद प्यारे सज्जनों से कहते हैं कि प्रेम के रास्ते के समान, प्रेम के रास्ते के समान कोई, प्रेम के रास्ते के समान कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रेम के रास्ते के समान कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है। आप प्रेम के बारे में, आप प्रेम के बारे में, आप प्रेम के बारे में, के बारे में, आप प्रेम के बारे में क्या जानते हो? आप प्रेम के बारे में क्या जानते हो? आप प्रेम के बारे में क्या जानते हो? यह देता, यह देता बहुत कुछ है, यह देता बहुत कुछ है, लेकिन लेता कुछ भी नहीं है। यह देता बहुत कुछ है लेकिन लेता कुछ भी नहीं है। यह बहुत कुछ देता है लेकिन लेता कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत बाबू? रोमन में 2 मुँह अस्वना ही ले बरस, निचला पंक्ति का अर्थ लिखा। हे बादल, हे बादल तुम तो सोच लेगा, इस जमाने में जो आपका बड़ाई मारते हैं समझिए आपसे फ़ायदा लेंगे, है ना। देखिए जैसे गाना देते हैं, हे बादल तुम तो दूसरों के लिए, तुम तो दूसरों के लिए अपने शरीर को धारण करते हो, तुम तो दूसरों के लिए अपने शरीर को धारण करते हो, धारण करते हो। पूर्ण विराम। तुम तो दूसरों के लिए अपने शरीर को धारण करते हो। सागर के जल को अमृत के समान कर देते हो, सागर के जल को, सागर के जल को अमृत के समान कर देते हो, सागर के जल को अमृत के समान कर देते हो। सागर के जल को अमृत के समान कर देते हो और स्वयं विलीन हो जाते हो। सागर के जल को अमृत के समान कर देते हो और स्वयं विलीन हो जाते हो। पूर्ण विराम। सागर के जल के अमृत के समान कर देते हो और स्वयं क्या हो जाते हो? विलीन हो जाते हो। और स्वयं क्या हो जाते हो? घानंद कहते हैं कि, घानंद कहते हैं कि, या कवि कहते हैं कि, घानंद कहते हैं कि हे बादल, घानंद कहते हैं कि हे बादल तुम तो, घानंद कहते हैं कि हे बादल तुम तो
दूसरों के लिए, हे बादल तुम तो दूसरों के लिए शरीर को, हे बादल तुम तो दूसरों के लिए शरीर को धारण करते हो। हे बादल तुम तो दूसरों के लिए अपने शरीर को धारण करते हो। हे बादल तुम तो दूसरों के लिए अपने शरीर को धारण करते हो। कभी मेरे आंसुओं को लेकर सुजान के आंगन में, कभी मेरे आंसुओं को लेकर सुजान के आंगन में, कभी मेरे आंसुओं को सुजान के आंगन में लेकर बरस जाओ। कभी मेरे आंसुओं को लेकर सुजान के आंगन में बरस जाओ, ताकि वो हमारी कष्टों को समझ सके, ताकि वो हमारे कष्टों को क्या कर सके, ताकि वो हमारे कष्टों को, पूर्ण विराम, ताकि वो हमारे कष्टों को क्या कर सके। अब प्रश्न उत्तर है जी। कवि अर्थ हो गया, ब्रजभाषा कविता है। अब कवि इनका स्टार पॉइंट पूछेंगे, थोड़ेंगे। कवि प्रेम मार्ग को क्या, कवि, पहला क्वेश्चन है बाबू, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या लिखे? कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध हो इसलिए कहता है कि, इसलिए कहता है कि प्रेम का रास्ता बहुत ही आसान है। कवि प्रेम, हाँ, कवि प्रेम के रास्ता को, क्या है क्वेश्चन, कि कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है? कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध इसलिए कहता है कि प्रेम का रास्ता बहुत ही आसान है। प्रेम का रास्ता बहुत ही आसान है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस रास्ते पर, क्या भुनकतार है, इस रास्ते पर सच्चाई भी झुक के चलता है। जो कपटी रहता है वो इस रास्ते पर नहीं चल पाता है, नहीं चल पाता है। कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता। तो कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध इसलिए कहते हैं कि प्रेम का रास्ता बहुत ही आसान है। इस मार्ग की क्या विशेषता है? तो इसलिए कहता है कि प्रेम का रास्ता बहुत ही आसान है। इस मार्ग की विशेषता क्या है? अति शुद्ध इसलिए कहता है कि प्रेम का रास्ता बहुत ही आसान है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस रास्ते पर सच्चाई भी झुक के चलता है। जो कपटी रहता है वो इस रास्ते पर चल नहीं पाता, जो कपटी रहता है वो इस रास्ते पर चल नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मन लेहू पैदेहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? दूसरा ये है पंक्ति कि मन लेहू पैदेहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? लिखिए। मन लेहू ना, मन लेहू ना, इससे लिखो ना बाबू, मन लेहू लिख लिए।
नहीं, ऐसा लिखिए, मन लेहू पर देहू छटाकने से कभी का क्या अभिप्राय लिखिए। इस पंक्ति से लिख पाओगे, लिख लीजिए आप। इस पंक्ति से कभी का अभिप्राय यह है कि इस पंक्ति से कभी का अभिप्राय यह है कि इस पंक्ति से कभी का अभिप्राय यह है कि इस पंक्ति से कभी का अभिप्राय यह है कि मन लेहू पर देहू छटाक नहीं से कभी का अभिप्राय यह है कि किसका अभिप्राय, क्या नाम से, रुको, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था बाबू, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं से कभी का क्या अभिप्राय। तो इस पंक्ति से कभी का अभिप्राय यह है कि इस पंक्ति से कभी का अभिप्राय यह है कि प्रेम के रास्ते के समान कोई दूसरा रास्ता नहीं है, प्रेम के रास्ते के समान कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह बहुत कुछ देता है, लेकिन लेता कुछ भी नहीं है। यह बहुत कुछ देता है लेकिन लेता कुछ भी नहीं है, लेता कुछ भी नहीं। मन लेहू पर देहू छड़ा नहीं अर्थ हुआ ना। तीसरा, द्वितीय छंद किससे संबोधित है और क्यों। तीसरा ना लिखिए, द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। तीसरा नंबर, द्वितीय छंद बादल को द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। द्वितीय छंद किससे संबोधित है, द्वितीय छंद किससे संबोधित है क्यों, क्या आपने लिखा। द्वितीय छंद जो किसको संबोधित है, द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। कौन छंद बाबू, दूसरा पद। द्वितीय छंद बादल को संबोधित है क्योंकि द्वितीय छंद बादल को संबोधित है क्योंकि बादल दूसरों के लिए अपने शरीर को धारण करता है, क्योंकि बादल दूसरों के लिए अपने शरीर को धारण करता है। यह स्वयं विलीन होकर दूसरों को खुश कर देता है। यह स्वयं विलीन होकर लिख लाता है ना, यह स्वयं विलीन होकर दूसरों को खुश कर देता है। यह स्वयं विलीन होकर दूसरों को, कौन बाबू, क्वेश्चन क्या था फिर एक बार देख लेते हैं कि द्वितीय छंद किसे संबोधित, द्वितीय छंद बादल को संबोधित, क्योंकि बादल दूसरे के लिए अपने शरीर को धारण करता है, ऐसे लिखा है ना, क्योंकि बादल दूसरों के लिए अपने शरीर को धारण करता है। यह स्वयं विलीन होकर दूसरों को खुश कर देता है, कोई दिक्कत। चौथा, परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट किए, दूसरों के लिए देह कौन धारण करता है, बादल, लिखिए। चौथा, परहित के लिए देह
बादल परहित के लिए देह बादल धारण करता है। परहित के लिए देह बादल धारण करता है। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? दूसरों के लिए नहीं जी, परहित के लिए देह बादल धारण करता है। किसके लिए? दूसरों के लिए। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित के लिए देह कौन धारण करता है? बादल धारण करता है। परहित के लिए देह बादल धारण करता है। यह सागर के जल को, यह सागर के जल को अमृत के समान कर देता है। यह सागर के जल को अमृत के समान कर देता है। यह सागर के जल को अमृत के समान कर देता है। यह स्वयं पृथ्वी पर, यह स्वयं पृथ्वी पर वर्षा के बाद विलीन हो जाता है। वर्षा के बाद विलीन हो जाता है। विलीन हो जाता है। जैसे लगता है, जैसे लगता है इसका जीवन दूसरे के लिए ही होता है। जैसे लगता है इसका जीवन दूसरों के लिए ही होता है। जैसे लगता है इसका जीवन दूसरों के लिए ही होता है। जैसे लगता है इसका जीवन किसके लिए होता है? जैसे लगता है इसका जीवन दूसरों के लिए ही होता है। जिससे लगता है कि इसका जीवन दूसरों के लिए ही होता है। इसका जीवन किसके लिए होता है? नहीं हो। कभी बादल से, एक लेना इसमें, कभी बादल से अपना दुख इसलिए सुनाना चाहते हैं कि, कभी बादल को अपना दुख इसलिए सुनाना चाहते हैं कि बादल इनके दुखों को दूर कर सके। बादल इनके दुखों को दूर कर सके। बादल इनके दुखों को क्या कर सके? दूर कर सके। बादल इनके दुखों को दूर कर सके। कौन नंबर बाबू? बादल इनके दुखों को क्या कर सके? दूर से। मैंने चौथा क्वेश्चन था, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? बादल। बादल क्या करता है? दूसरों के लिए अपने शरीर को धारण करता है। सागर के जल को अमृत के समान करता है। खुद विलीन होकर के, वर्षा होकर के खुद विलीन हो जाता है, लेकिन दूसरों को सरस कर देता है, खुशी के साथ युक्त कर देता है, दूसरों में जान डाल देता है, दूसरों में प्राण डाल दे देता है। इसलिए कभी भी उनको अपना दुख बताना चाहते हैं कि आप मेरा भी कल्याण करिए, हमारे भी कष्टों को दूर कर दीजिए। आप तो दूसरा के लिए होते ही है न। कौन नंबर? 5वां। कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहते हैं और क्यों? लिखो। कभी सुजान के आंगन, कभी सुजान के आंगन अपने आंसू पुलिंग है जी। कभी सुजान के आंगन अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है। कभी कहाँ अपने आंसू पहुंचाना? सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। कभी अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। कभी अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना, क्योंकि सुजान समझ सके, क्योंकि सुजान समझ सके इनको जो, क्योंकि सुजान समझ सके इनको जो छोड़ के गई है, क्योंकि इनको जो छोड़ के गई है, तो इनको जो छोड़ के गई है तो इन पर
तो इन पर, अरे लड़का रे वहाँ से वो हट जाओ ना, कैसे चारों लिख रहा है, देख रहे इन्हें को बैठ जाओ। तो इन पर क्या कष्ट बीत रहा है, तो इन पर क्या कष्ट बीत रहा है, और वो इनके पास आ सके, बीत रहा है, और वो इनके पास आ सके। कौन आ सके? और वो इनके पास आ सके, और वो इनके पास आ सके। कुम्भा नंबर बाबू 6 के का, यहाँ एक तो दूसरी आंख नहीं। 6 के का प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग दू के, प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग दू के, प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग दू के पदखंड, पदखंड माने कविता का खंड, पदखंड अति सुधो स्नेह, अति सुधो स्नेह को मार्ग है से लिया गया है। इसके कवि, इसके कवि घनानंद हैं, लिया गया है। इसके कवि, प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग दू के पदखंड अति सुधो स्नेह को मार्ग से लिया गया है। इसके कवि, तो जे लाइन में आपका घनानंद हुआ है ना, वो लाइन छोड़ दीजिए, जगरम है वो लाइन है वो, उसमें नहीं लिखे। निचला लाइनिया में थोड़ा सा हट के, 2-3 शब्द हट के, ना कि आधा आधे, निचला लाइनिया में थोड़ा सा हट के, निचला लाइन में थोड़ा हंस के देखिए। लड़का ओके है, पैराग्राफ चिन्ह के पीछे देखो तो, अरे जिज्ञास पीछे देखो, सही किया है पैराग्राफ चिन्ह। कभी कहते हैं कि, लिखे तो सही है, कभी कहते हैं कि निचला नियम थोड़ा सा हट के, कभी कहते हैं कि पैराग्राफ चेंज का मतलब होता है निचला नियम में थोड़ा सा हटना। अगर आप फिर शुरू से लिखिएगा जिससे लिखते हैं, कभी कहते हैं कि कभी कहते हैं कि प्रेम के रास्ते के समान, प्रेम के रास्ते के समान कवि कहते हैं कि प्रेम के रास्ते के समान कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह बहुत कुछ देता है लेकिन लेता कुछ भी नहीं है। यह बहुत कुछ देता है लेकिन लेता कुछ भी नहीं है। यह बहुत कुछ देता है लेकिन लेता कुछ भी नहीं है। ये हो गया बाबू, बेटा इसको कॉमन नंबर कुछ मेरियो फिर हियो परसों लिखे 6 के खा। प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग दू के, प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग दू के पदखंड मुँह अस्वनाही, पदखंड मुँह अस्वनाही लय बरसों, मुँह अस्वनाही पदखंड मुँह अस्वनाही लय बरसों से लिया गया है। इसके कवि घनानंद हैं। इसके कवि घनानंद है।
प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 के पदखंड मुँह स्मरणालय वर्षों से लिया गया। इसके कवि परागचंद किए लिखिए। कवि कहते हैं कि हे बादल तुम तो, कवि कहते हैं कि हे परागचंद करके ना, कवि कहते हैं कि हे बादल तुम तो दूसरों के लिए, हे बादल तुम तो दूसरों के लिए शरीर को, हे बादल तुम तो दूसरों के लिए शरीर को धारण करते हो। हे बादल तुम तो दूसरों के लिए अपने शरीर को धारण करते हो। हे बादल तुम तो दूसरों के लिए शरीर को धारण करते हो। हे बादल तुम तो दूसरों के लिए अपने शरीर को धारण करते हो। कुछ मेरे भी, हे बादल तुम तो दूसरों के लिए अपने शरीर को धारण करते हो, कुछ मेरे भी कष्टों को समझो, कुछ मेरे भी कष्टों को समझो, कुछ मेरे भी कष्टों को समझो। कभी तुम, पूर्णिमा देखे, कभी तुम, कुछ मेरे भी कष्टों को समझो। कभी तुम मेरे आंसुओं को लेकर, कभी तुम मेरे आंसुओं को लेकर, कभी तुम मेरे आंसुओं को लेकर सुजान के आंगन में, कभी तुम मेरे आंसुओं को लेकर सुजान के आंगन में बरस जाओ। कभी तुम मेरे आंसुओं को लेकर सुजान के आंगन में बरस जाओ, ताकि वो हमारे कष्टों को, ताकि वो हमारे कष्टों को समझ सके। ताकि वो हमारे कष्टों क्या कर सके। पूर्ण विराम बाबू, बस क्लियर हो गया। हमने लिखाया कि प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 के पदखंड मुँह स्मरणालय वर्षों से लिया गया। इसके कवि कौन है? घनंद। कवि कहते हैं कि हे बादल तुम तो दूसरों के लिए शरीर को धारण करते, कुछ मेरे कष्टों को भी समझो। कभी तुम मेरे आंसुओं को लेकर सुजान के आंगन में क्या करो, ताकि वो हमारे कष्टों को की कर सके। कोई दिक्कत? गुड। अब ये 3 गो हो गया जो पदखंड, 3 गो हो गया, 2 गो हो गया गदखंड, तीसरा में गदखंड पढ़ते हैं आज। बड़ा खूबसूरत सा है, भाषण है ये। भारत से, ये देखिए पूरा स्क्रीन पर आ रहा ना बाबू, ओए बाबू आ रहा ना, आप है ना। तो ब्रज भाषा की कविता भी समाप्त की हम, जो घनंद के द्वारा लिखा गया। आज हम लोग पढ़ते हैं भारत से हम क्या, भारत क्या है, भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें। कौन लिखे हैं? घनंद, मैक्स मूलर। कौन लिखे जी? तो पहले मैक्स मूलर के बारे में जान लीजिए। बड़ा ही खूबसूरत सा, लाइन बाई लाइन पढ़िएगा, 1-2 पेज हम लेक्चर दे देते हैं, ठीक। मैक्स मूलर के बारे में जितनी तारीफ किया जाए बहुत ही कम है। ये विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर विश्व विख्यात हैं। इनका नाम पूरा संसार जानता है। पूरे संसार में 195 देश है, ठीक। विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 में। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे, इनके पिता विल्हेल्म मूलर नहीं रहे। पिता का निधन हो गया। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होगी। परिवार की स्थिति जो था बहुत ही खराब होगी। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन से इनको संगीत के प्रति प्रेम था। मैक्स मूलर बहुत बड़े जर्मन विद्वान थे या हिंदी अनुवादक भी हैं। मैक्स मूलर भारत से काफ़ी, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने प्रभावित होकर इन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। मैक्स मूलर से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने इन्हें नाइट की उपाधि प्राप्त कर दी। स्वामी विवेकानंद जो है, इन्हें क्या कहा है? वेदांतियों का वेदांती।
कि बहुत बड़े जानकार हैं आप। मैक्स मुलर को क्या बोले हैं? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद बोले हैं। वेदांतियों का वेदांतिक है। सम्राज्ञी विक्टोरिया इन्हें नाइट की उपाधि दिया है। क्या दिया है? नाइट की उपाधि पर क्या की है? सम्राज्ञी विक्टोरिया। स्वामी विवेकानंद ने इन्हें, ध्यान सुनोगे, पूछेंगे तोड़ देंगे कल। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने इन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की है। किसी को यूं ही, किसी को उपाधि, किसी को यूं ही, कोई कुछ थोड़ी कह देता है, किसी को यूं ही कुछ थोड़ी कह देता है, नहीं ना कह सकता है जी। कुछ ना कुछ तो क्या है, बात है ना जी। तो हम बात कर रहे हैं कि 6 दिसंबर 1827 में हुआ था। इनको वेदांतियों का भी वेदांती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांती। बहुत बड़े जानकार थे, है ना। ये जानते हैं भारत में 13 उपनिषद है। उपनिषद की संख्या 13, नहीं, पुराणों की संख्या 18, पुराणों की संख्या, और उपनिषद की संख्या 108। और 13 क्या चीज़ है? 16 महाजनपद होता है। 13 किसकी संख्या है? पुराण कितना? पुराण 18 है और उपनिषद 108, है ना जी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो ये उपनिषद किसके बारे में बता रहे हैं? हाँ, 108 उपनिषद है। गुड। तो ये कंठ और केन उपनिषद का हिंदी अनुवादक किए थे। कौन सी? हिंदी से जर्मनी भाषा में कन्वर्ट कर दिए थे के मैक्स मुलर। कौन कर दिए थे बाबू? हाँ। ई मैक्स, बात हम ये कर रहे हैं कि हिंदी में क्या कर दिए थे? हिंदी को जर्मनी भाषा में अनुवाद कर दिए थे कि हमारे देश वाला भी पढ़ सके। जो आदमी हिंदी नहीं जानता है तो भारत के संस्कृति सभ्यता नहीं जान सकता है, इसलिए मैक्स मुलर उसको कौन सी में कन्वर्ट कर दिए? जर्मनी भाषा में, कि लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत बाबू? तो इनका भाषणमा को हिंदी में क्या अनुवाद किए हैं? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, डॉक्टर, जी हाँ, भवानी शंकर त्रिवेदी। त्रिवेदी में 3, ये जो है ये भाषण दिए हैं भारत के बारे में। कौन भाषा में? मैक्स मुलर जर्मनी में जन्म हुआ। ये भारत से काफ़ी प्रभावित थे। हम बता रहे, समझ आएगा। ये बहुत सारे भारत के हिंदी के ग्रंथ जो होते ग्रंथ संस्कृत के, है नहीं, संस्कृत के जानकार थे, हिंदी के जानकार थे। इसको ये अपना भाषा जर्मनी में कर दिया, काहे कि हमारा देश वाले लोग इसको की कर सके, पढ़ सके। अब ये भाषण जो दिए हैं ना जर्मनी भाषा में, उसका हिंदी में अनुवाद कर दिए डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, काहे कि हम लोग पढ़ सकें कि विदेशी भी हमारे देश का तारीफ करता है। कोई दिक्कत? के हिंदी अनुवाद किए हैं? जी हाँ। इनका निधन पक्का पक्की 1900 ईस्वी में हुआ था। 1827 में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जो विल्हेल्म मुलर था। हाँ, जब 4 वर्ष के थे तो जो है क्या हो गया था? किनका निधन हो गया था? पिता का निधन। भारत से तो फर्क नहीं पड़ता, हो नहार वीरवान के हो चिकने पात। बिरजू महाराज के पिता भी 9.5 वर्ष के वर्ष में निधन हो जाता है, लेकिन बेचारा 10 मैंने डांस करके अपना पिता का दाह संस्कार कर, मैंने 10वां करते हैं, संस्कार पूरा क्लियर करते हैं। समझ गए कि नहीं? एक बिस्मिल्लाह खाते थे, नौबत खानी इबादत, वो अपना कर्म को ही पूजा मानते थे। अल्लाह ताला से जब भी दुआ करते थे तो कहते थे कि या, है ना जी, ये मालिक एक सुर बख्श दे कि हमारी आवाज़ में वह तासीर पैदा कर कि सुनने वाले की आंखों से अनगढ़ आंसू निकल आए। भारत से हम क्या सीखे? बड़ा ही खूबसूरत सा है। ये बात यहाँ तब के कर रहे हैं जब इधर से मैक्स मुलर की कर रहे थे, जा रहे थे अपने देश, और उधर से कुछ विद्वान जर्मन सज्जन जो है, यूरोपियन जो थे, आ रहे थे भारत। तो पहले इनसे पूछे मैक्स मुलर से कि आप तो भारत घूम के आए हैं, है ना, कुछ हम लोग के बारे में बताइए, है ना जी, कुछ हम लोग को भी बताइए कि भारत में की देखे सुने लायक। कोई आदमी कहीं जाता है तो आप लोग भी नहीं उससे पूछताछ करते हैं। तो यही बताना शुरू किया कि बैठो तुम लोग, भारत के बारे में हम बताते हैं। अगर भार लाइन बाई लाइन आप पढ़िएगा, सुनिएगा, है आप लोग, है ना जी, हम लेक्चर देते हैं कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से बल हमसे पूछोगे, दुनिया में 195 देश है, आप कहोगे कि सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश कौन है, कि सभी सुख सुविधाओं से संपन्न कौन है, तो जी हम नाम लेंगे कि वह देश कौन है? भारत। सभी सुख सुविधाओं से अगर कोई संपन्न देश है तो वो कौन है? भारत। खुली जवान दूसरों की तारीफ करता है। अगर भारत में गुण नहीं होता तो कोई विदेशी तारीफ नहीं करता।
आदमी का बड़ाई तब होता है जब दूसरा कोई बड़ाई मारता, ना कि खुद ये कहता है हम इतने महान हैं। ओके, आप महान हैं तो दुनिया को दिखेगा। बोलिए किसी से नहीं, अपना कर्म कीजिए। आप अपना कर्म कर रहे हैं तो आप ही को फायदा, दूसरा को किसी को नहीं होगा। कहना कहेगा जानते हो हम कितना कष्ट करते, क्या कष्ट करते हो? दूसरे के लिए करते हो, अपने लिए करते हो। तो बोलना क्या है ना जी? दूसरे के लिए करोगे तो दुनिया जानेगा, आपका बड़ा मारेगा। तो सर्वविध संपदा प्राकृतिक से परिपूर्ण देश कौन है? तो वह हम कहेंगे कि भारत। यदि आप मुझसे पूछेंगे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहेंगे तो बताऊंगा कि वह देश कौन है? भारत। भारत, जी हाँ भारत। भारत जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। भारत जहाँ पृथ्वी पर जन्नत है। अगर कहीं स्वर्ग है, अगर कहीं जन्नत है तो वो कहाँ है? पृथ्वी पर है। और पृथ्वी पर कहाँ है? भारत। कि भारत की वेदर के बारे में क्या जानोगे? भारत के मौसम के बारे में क्या जानोगे? इसके क्लाइमेट के बारे में क्या जानोगे? इसका गजब की खूबसूरती है। इसमें जो है तीनों मौसम हमेशा रहता है। किसमें? भारत में, है ना जी। ये आपका विषुवत रेखा, ये आपका ग्लोब है। यहाँ पे आपका विषुवत रेखा है। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण तीखी किरण जाती है, तेज जाती है। इसीलिए यहाँ खूब गर्मी पड़ता है। दक्षिण माने साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका एक देश है। अफ्रीका देश में भी वो साउथ अफ्रीका देश है, कोना में अफ्रीका के। लेकिन हम बात करें अफ्रीका देश तीनों रेखा से गुजरता है। कौन कौन रेखा से जी? तो ये हो गया आपका मकर रेखा, ये हो गया कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के अंदर में है वो विषुवत रेखा है। कौन रेखा? बीचों बीच विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण तेज पड़ता है, इसलिए ज़्यादा गर्मी करता है। ज़्यादा गर्मी करता है तो खूब बादल बनता है। खूब बादल जब बनता है तो खूब बारिश होता है। जब खूब बारिश होता है तो पेड़ पौधे खूब लंबे होते हैं। जब पेड़ पौधे खूब लंबे होते हैं तो खूब घना होते हैं। उसमें खूब जंगल जी पाल जाता है। अब आउटसाइड इफेक्ट आदमी पर पड़ता है कि वहाँ का आदमी खूब काला होता है ज़्यादा गर्मी में। यहाँ तक कि भारत यहाँ पे है ग्लोब पर। भारत जो है यहाँ पर है ग्लोब ने। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है भारत के, है ना। कर्क रेखा नहीं गुजरता है 8 राज्यों से। तो ये जो है विषुवत रेखा जो मेन रेखा है ना, तो भारत थोड़ा सा दुनिया में, इसीलिए भारत के 3-4 राज्यों में भी विषुवत रेखा का प्रभाव पड़ा है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ के लोग काले काले होते हैं, खूब गर्मी कर। तो भारत के उत्तर में देखो तो ठंडा मिलेगा, बीच में देखोगे नॉर्मल मौसम मिलेगा, लास्ट में देखोगे गर्मी मिलेगा। तो यहाँ तीनों प्रकार के जो पाया जाता है। लेकिन विश्व के कोई देश में ऐसा नहीं है। देखिए ना, विषुवत रेखा की जैसी आप ऊपर जाइएगा ठंडा आपको। रूस में ठंडे रहता है, गर्मी नहीं आता है। चीन में वह रहता होगा, है ना जी। आधा चीन में ठंडी रहता होगा, आधा चीन में गर्मी रहता होगा। चीन के उका नहीं। लेकिन भारत के तीनों मौसम घूमते रहता है, ठंडा, गर्मी, बरसात। अगर इन्हें चादर ओढ़े तो दक्षिण भारत वाला लोग दिखाएगा कि हम तो गंजी पहन रहे हैं और पंखा चला रहे हैं, कहाँ हमको गर्मी लग रहा है। अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगता है तो आप कहाँ चल जाइए? दक्षिण भारत चल जाइए। कोई दिक्कत दोस्तों? तो मैक्स मुलर कह रहे हैं कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से कोई देश है तो वो कौन है? भारत। अरे भारत की हम क्या तारीफ करें? सुनिए प्लीज, भारत की क्या तारीफ करें? भारत का जो है मस्तक के रूप में हिमालय है। मस्तक के रूप में कोई इसकी प्राकृतिक सुंदरता से रक्षा है। मस्तक के रूप में हिमालय खड़ा है ना। नदियाँ, इसकी नदियाँ जो है भारत में माँ बनकर पुत्रों का पालन कर रही है। और पुत्र इस पर जान देकर इसकी रक्षा कर रहे हैं। और ये सागर, समुद्र इसका नौकर बनकर पैर धोने का कार्य करे। ये भारत माँ हम लोग को ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर तरफ जो है माँ का मस्तक है और माँ अपनी आंचल को फैलाई हुई है। तो आंचल को फैलाया जाता है तो नहीं इस कदर फैलाया जाता है। आंचल को कैसे फैलाया जाता है? माँ ऐसे पसारती ना आंचल जी, तो ऐसे की हुई है ना जी। और नीचे यहाँ पे गुच्चीदार जो है उसका साड़ी का बना हुआ है दक्षिण भारत में, है ना जी। लग रहा है ना, ये अपना आंचल ऐसे पसार हुई है, पूरा में ऐसे लग रही है मुझे 7 सिस्टर है ना जी। चिकन नेक के बाद कोई दिक्कत? तो सोचिए इसकी क्या तारीफ करें कि प्राकृतिक। और आई एम प्राउडिंग, है ना, कि हम एक इंडियन है, हमें खूब गर्मान्वित महसूस होता है कि हमें क्या है? भारतीय। एक बार छोटा अंग्रेज यहाँ आ गया और गोबर देखा, गोबर, बोला वाह इतना बड़ा केक होती है। उसको तो हिंदी नहीं ना आता अंग्रेज को जी। ये इंडियन मैन में बी लिटरेचर ऑफ, एक हिंदुस्तानी, ए इंडियन मैन में बी लिटरेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बट कैन नॉट शेक्सपियर एंड मिल्टन। वन इंग्लिश मैन में बी लिटरेचर ऑफ हिंदी लैंग्वेज कैन, है ना जी, हिंदी लैंग्वेज बट कैन नॉट सुर एंड तुलसी। एक हिंदुस्तानी कितना बड़ा ज्ञाता हो जाएगा ने अंग्रेजी का, लेकिन शेक्सपियर मिल्टन का टक्कर
नहीं ले सकता। और एक हिंदुस्तानी है ना जी, एक अंग्रेज कितनों हिंदी जान लेगा तो हमारे सूरदास और कालिदास का टक्कर नहीं लेगा। तो एगो जिसका हो गया कि मदर लैंग्वेज है, एगो कोई छोटा अनुवाद के जरिए पढ़ा, तुम जितना अंग्रेजवा अनपढ़वा अंग्रेजी बोल लगा उतना तुम पढ़लका कन्वर्ट करोगे, तुम लगाओगे इज आर एम और धड़ल्ले से बोलने चल जाएगा। ऐसा समझ में कि नहीं है। हमरे तरफ अनपढ़ वो हिंदी बोल पाता है कि नहीं बोल पाता, लेकिन वह है रहा के रही मार दिया, थे के थे आपके तुम कह दिया, है ना जी। कहानी और बढ़ता है आगे। एगो छोटा आया सऊदी अरब वाला अपने देश में, वो देखा चिमनी ऐटा जो पकता है उतना बड़ा नहीं, बोले इतनी बड़ी सिगरेट कौन पीती, उसको हिंदी आता नहीं, वो तो बेहुदा अरबियन है ना जी, वो कौन पीती, बल हमारे सऊदी अरब में होती हैं, हाँ पूरे शेख जितना है ना सब मिलजुल के बल पीते हम, है ना। तो जो उसका साथी था इन्हें बोला कि काना दलाल ये सिगरेट नहीं है, ये चिमनी है। बोला हबीस का बच्चा, मेरा नाम काना दलाल नहीं है, कुछ अलग बोला होगा, डिफ़िकल्ट नाम होता है उन लोग का जी, बड़ा खूबसूरत सा, है ना। तो देखिए भारत की भारत की संस्कृति, ये भारत जानते हो पूरे देश को सभी को ये शिक्षित कर रहा है अपने रीति रिवाजों से। बड़ा मज़ेदार चीज़ देखेंगे, बड़ी समस्याओं विचार बल। देखिए मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का साक्षात्कार किस देश ने किया है, तो किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें कई जैसे कार्य है ना कि बहुत बड़े बड़े विद्वानों का समाधान ढूंढ निकाला कहाँ, भारत में ही भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वह खास करके बिहार में, है ना जी। और महावीर ने शांति का संदेश कहाँ दिया है, यही बिहार। वो लड़का देखिए हमारे क्लास में ही झुक रहा है, ये सब क्या है, हमारा संस्कृति रीति रिवाज है, कल्चर है, समझे कि नहीं। कांट जानते हो, कांट को जो समाज शास्त्र का जन्मदाता जो कहा जाता है अगस्त कांट को, और राजनीतिक शास्त्र का जन्मदाता अरस्तु को कहा जाता है। बल उन लोगों दार्शनिक, उन लोग दार्शनिक है, देख देख के लिखते थे, समझते थे। उन लोगों के जैसे दार्शनिक उन लोगों के जैसे दार्शनिक के समस्याओं का भी समाधान कहाँ मिला है, हाँ उन लोगों का भी समस्याओं का समाधान कहाँ मिला है, भारत के बारे में जानना चाहते हो। बल आजकल की करते हैं 4-5 गो यूरोपीय लोग की करते हैं, यहाँ से जाते हैं भारत घूमने चलो, अब भारत के 4 गो शहर घूम लेते हैं। कहाँ घूम लेते हैं, मेन शहर कलकत्ता घूम लेंगे, मुंबई घूम लेंगे, मद्रास घूम लेंगे, दिल्ली घूम लेंगे। 4 के मुख्य शहर है, अब बाकी 4 गो मेन माना जाता है सबसे पहले। 4 गो घूम लेगा चारों तरफ कोना में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके, और बाद की कहेगा हमने भारत घूम लिया, हमने भारत दर्शन कर लिया। अरे भारत के बारे में जानना चाहते हो, किसके बारे में जानना चाहते हो, तो भारत के संस्कृति सभ्यता जानते हो गांव में निवास करती है, ऐसा समझ में। ये हिंदी में अनुवाद किए थे, यहाँ जा रहे थे और कुछ आ रहे थे जर्मनी वाला, उनके सामने बैठ के भाषण दे रहे कि भारत के बारे में जानना जाओगे तो कांट जैसे महान दार्शनिक, यानी और किनके जैसे, और प्लेटो जैसे महान दार्शनिक को संस्कृति सभ्यता ज्ञान की प्राप्ति, जो समस्या से उलझन में थे उनका समाधान उन लोगों को भारत मिला। भारत संस्कृति सभ्यताओं का देश है, भारत एक जीता जागता संग्रहालय है, म्यूजियम है। बल आजकल तो 4 गो आजकल के लौंडा जाएंगे घूमने के लिए भारत, तो 4 गो शहर घूम लेंगे और कहेंगे हमने भारत घूम लिया, लेकिन उनको पता नहीं है कि भारत का कल्चर, भारत का संस्कार, भारत का रीति रिवाज कहाँ है, गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है ना जी। हमारा संस्कृति रीति रिवाज सभ्यता कहाँ है, गाँव में। जी हाँ, 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत ही भी ऐसे अनेक समस्याओं से भरपूर है जिसका समाधान 19वीं सदी से हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना वांछनीय है। केवल हमारे पास उस पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है कि आप जाइए समझ सकिएगा भारत को, तो नहीं भारत एक महसूस करने योग्य चीज़ है, यानी वहाँ जाइए उसका फीलिंग कीजिए कि देश क्या है ना जी। यहाँ का संस्कृति रीति, भारत एक ग्रामीण देश है, ना कि शहर, यहाँ गांव को लेकर शहर बना, ना कि शहर को लेकर गांव बना। भारत के रियलिटी 4 गो शहर घूमेगा लड़का और कहेगा हम भारत घूम लिए, जबकि उसको पता नहीं भारत के रियलिटी संस्कृति सभ्यता से कहाँ है, गाँव में जाओ बेहुदा हर पर पालो रख के कैसे रा किया जाता है, कैसे जोता जाता है उसको नहीं जी, मड़वा में कैसे चौकी पालो बना जाता है, काजर लगता है, पंजा छपाता है न, तो ये सब क्या है, संस्कृति रीति रिवाज है। यहाँ के माँ बाप जो एक बार होता है सब दिन पूजनीय हो जाता है, यहाँ 7 जन्म मैं तेरे साथ रहूँगा यार, मर भी गए तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार, है ना जी। कहाँ ऐसा होता है,
भारत। लेकिन विदेश में ऐसा कुछ नहीं होता है। आज मम्मी पापा कुछ वो विदेशी लोग जो मदर्स डे मनाएगा, फादर्स डे मनाएगा, मम्मी से पूछेगा मम्मी परसल पापा कौन थे? डेविड थे। अच्छा डेविड है ना जी। पापा से पूछेगा बेटा पूछेगा पापा अगला साल मम्मी कौन? तो उन लोग का मम्मी पापा जो बदलते रहते। यहाँ बिहार लोग का तो कुछ अलगे संस्कृति रीति रिवाज। एक बार मम्मी पापा शादी ब्याह कर देंगे बेटी को, कहेंगे बेटी जे है जे वो है, कुछ भी हो जाए लेकिन लौट के आना नहीं, दोबारा शादी नहीं होगा, है ना जी। लड़कियों को मारेगा पति तो कहेगा मार दीजिए ना हमको, है ना जी। लेकिन हम जो है जाने वाले काहे कि हमारा संस्कृति से होता है कि पति पत्नी को थुरते रहा, समझ गया, वो थुराने के लिए तैयार है, हमारा रीति है ना जी। समझे कि नहीं? तो यही तो क्या समझोगे? उधर छोटा तुरंत डिवोर्स, नेक्स्ट हाँ तुरंत अगला साल शादी करो, फिर उससे नहीं चला तो फिर अगला साल शादी, बाल बच्चा बांटते जाओ, जगह हुआ एगो तुम रख लोगे, हम लोग बटैया लगा देते। यहाँ उन लोग बेहुदा क्या समझेगा विदेशिया की बटैया क्या होता है? वो समझेगा बटैया जी, हम लोग के यहाँ बटैया होता है, 2 बकरी होता है ना जी, तो उसमें को तुम लोग हम ले लेते हैं, और वो अंग्रेज समझेगा बटैया क्या होता है। तो ये हम लोग का क्या है? संस्कृति रीति। तुम क्या समझोगे छोटा यहाँ के? तुम गाँव जाओ, हमारे गाँव में अंग्रेज आएगा, बचवा सब पूछे उसको बख्शेगा जी? बोले मत ढलिया देगा भाई तो कौन बंदर आ गया, गोर गोर रहेगा और कम कम कपड़ा पहने, अब बोलेगा स्पेनिश चाइनीज बोलेगा, है ना जी। अचोंगा पहन लेगा, उसको ढलिया देगा सब, देख लेगा थी बड़ा तिब्बती लोग के देख लेगा, चाइनीज को देख ले कौन है रे, ऐसी बुतरुआ को कोई भिखमंगा आ जाएगा या आइसक्रीम बेचे वाला आ जाता है, आइसक्रीम बेचने वाला उसके पीछे चलता है। तो ये संस्कृति है। बल भारत के बारे में भूविज्ञान में अगर रुचि रखते हैं, किसके बारे में जानना चाहते हैं? भूविज्ञान। माने तो आप जाइए ना जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक, जानते रहिए भूमि के बारे में, मैडम है जितना जान सक। अगर पेड़ पौधा के बारे में जानना चाहते हैं, भारत को फुलवारी है ना। अगर जीव जंतु में मजा लेना चाहते हैं तो समुद्र का किनारा आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ जो जीव जंतु देखते हो समुद्र के किनारे में जाओ तो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु दिखेगा। ऑक्टोपस जानते हो ना जी, भयंकर रहता है, इसे उसको चैनीजिया खा जाता है, काट काट चैनीजिया सब कुछ खा जाता है ना। चाइनीज जैसे हम लोग खाना चालू कर देंगे तो मर जाएंगे बेहुदा। पूछे काहे सर उन्हें ठंडा प्रदेश से बेहुदा अच्छा पचा लेता है, सांप ताप कुत्ता उत्ता सब। अरे प्रभाव तुम्हारा यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी पड़ गया, नागालैंड में भी। तो अरे सीमा रहता है, सांस्कृतिक प्रभाव पड़ दिया जाता है। जहाँ जिस परिवेश में रहोगे ना उसके संस्कृति सभ्यता का रीति रिवाज का आपका प्रभाव पड़ेगा उस पर। गाँव में रहिए गाँव का सोच आपको उस टाइप का आ जाएगा, शहर में रहिए उस टाइप का सोच रहेगा आपका। डीएम का बेटा आखिर डीएम क्यों होता है? क्योंकि सोच उसका डीएम की तरह होता है। आया समझ जी। गरीब का बेटा गरीब क्यों होता है? क्योंकि गरीब बाप है तो बेटा भी सोच गरीबी की तरह देता है, इसलिए गरीब होता है। आया समझ में? जैसा संस्कार रहेगा, जैसा सभ्यता रहेगा, आप उस तरह से आप बदल जाइएगा। कहानी आगे बढ़ता है, समझ रहे ना? ये हमारा भारत का यदि आप पढ़े होंगे तो मज़ा नहीं आता होगा नहीं, लेकिन हम पढ़ाएंगे आप घर में जाकर पढ़ें। यदि आप रुचि जीव जंतुओं में है तो फिर आपको जो है समुद्र का किनारा इंतजार कर रहा है। यदि आप निरी वंश विद्या में रुचि रखते हैं, माने कोई पुराने रीति रिवाजों के बारे में, किसके बारे में रीति रखते हैं? अगर आप इंजॉय लेते हैं पुराने रीति रिवाजों के बारे में तो एकदम है ना जी। तो एकदम जाइए नालंदा खंडर घूरिए। एगो नालंदा खंड के घूर क्या रहा था और उसको गाली दे रहा था कि क्या दिखाया, पहले वहाँ एसी लगेले है, उसके बाद अंदर जाके दिखाया 10 रुपया टिकट लिया, 15 रुपया टिकट लिया, अंदर दिखा दिया जरल चाउर था, फुटल हड़िया था, जंगाल हंसुआ था और 10 रुपये ले लिए। लेकिन वो चोट्टा नहीं जान सका कि बुद्ध के समय का है, उसका संस्कृति सभ्यता नहीं जान सका कि 2500 वर्ष पहले का है, 2600 वर्ष पहले का है। तो यहाँ म्यूजियम बना रहता है, अभी भी तुम जाओ वहाँ मौर्य वंश के म्यूजियम देखोगे, कहाँ जी? पटना में देखोगे कि वो चंद्रगुप्त मौर्य का तलवार, अशोक का ये फलना ढिमकाना। तो यहाँ का संस्कृति है। लेकिन विदेशी लोग ये सब छोटा प्राचीन काल के चीज़ के यूज कर देता है, संजो के नहीं रखता। यहाँ तो टिकट लगता है देखने का, है ना जी, टिकटवा से आदमी कमा लेता है। लेकिन हुआ क्या, बताते हैं आप लोग को, वाराणसी के पास, वाराणसी के बाद काशी, जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल थे, क्या थे जी? तो उनको 172 दारिश नामक सोने के सिक्का से भरा हुआ घड़ा मिला। 172 दारिश नामक सोने के सिक्का से घड़ा में, और वो सोचे हम इसको विदेश भेज देते हैं। और उसके बाद विदेश जब भेज देते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक की करेंगे, हम भेजे हैं उस सिक्का के जो है म्यूजियम में रख देंगे, शीशा में पैक कर देंगे और हमारा नाम लिख देंगे कि वारेन हेस्टिंग भेजा इसको, और कुल उसको देखे जाएगा। और आके जब वारेन हेस्टिंग यूरोप गया, पूछे कि कने रखे उस सिक्का, बल कहाँ रखे हैं, उसको तो गला दिए, बंदर की जाने आदि सवाल। हमारे यहाँ म्यूजियम में होता, उसका भी नाम हो जाता कि फलना के थी, समझे कि नहीं? तो ये संस्कृति और सभ्यता है। अगला बार और मजा लेंगे, है ना? तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।